हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो लेक्चर है ये बेस्ड है ऑक्सीजन फैमिली में। हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर ऑक्सीजन फैमिली यानी कि ग्रुप नंबर 16 के अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज को कवर कर लिया था। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम केमिकल प्रॉपर्टीज को कवर करेंगे ऑफ ग्रुप नंबर 16 ऑफ चैप्टर पी ब्लॉक। सो जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं, अगर आप चैनल पे न्यू हैं और अगर आज आपने फर्स्ट लेक्चर देखा है तो इसके हमने ऑलरेडी लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं। हम कर रहे हैं काशी सीरीज और काशी सीरीज में हम कर रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर पी ब्लॉक। पी ब्लॉक के अंदर ग्रुप 15 ऑलरेडी हो चुका है, ग्रुप 16 की फिजिकल प्रॉपर्टीज हो चुकी हैं। आज हम करने लगे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज और मैंने आपको जैसे कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था स्टूडेंट्स, भी एनसीईआरटी हाइलाइट्स जो है हमारा इंपॉर्टेंट फोकस उस पर है, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आप कर रहे हो तो एनसीईआरटी को आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। एनसीईआरटी आपके टिप्स पर होनी चाहिए। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज की भी एनसीईआरटी हाईलाइट सबसे पहले हम इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे, फिर हम बढ़ेंगे हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन फैमिली पर। सो हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं सबसे पहले एनसीईआरटी हाईलाइट पर, फिजिकल प्रॉपर्टीज पर, जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर स्टडी की थी। एनसीईआरटी हाइलाइट्स आप अपने एनसीईआरटी बुक्स खोल सकते हैं, वहां पर इसे स्टार मार्क करेंगे स्टूडेंट्स। मैं आपको ये क्यों कहती हूँ एनसीईआरटी हाइलाइट, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लाइन है एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी बुक्स खोलेंगे, एनसीईआरटी बुक्स नहीं है तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। गूगल पर जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर लोगे, आपको मिल जाएगा, वहां स्टार मार्क कर लेना, क्योंकि दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जामिनेशन में आपकी एग्जैक्ट लाइन की लाइन आ जाती है, ठीक है। चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो तो एग्जैक्ट लाइन पे क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स। हाँ जी, 1 सेकेंड, ध्यान से देखेंगे। मैंने आपको बोला, सबसे पहले मैंने आपको एक नया ट्रेंड बताया था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी हाईलाइट। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था स्टूडेंट्स, भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यूजुअली डिक्रीज करती है, लेकिन डिक्रीज करती है तो हमारा ट्रेंड क्या होना चाहिए। ऑक्सीजन फैमिली के अंदर कौन से मेंबर्स आते हैं? ऑक्सीजन, एक बार इसको हम ना यहाँ लिख लेते हैं सो दैट हमें क्लियरली ये समझ में रहे भी हमने क्या क्या करना है। देखो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम, ठीक है, ये हमारे मेंबर्स हैं। किसके? ये हमारे मेंबर्स हैं ऑक्सीजन फैमिली के, यानी कि ग्रुप नंबर 16 के, है ना। ये हमने किया था। अब मैंने आपको यहाँ पर बोला था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के अंदर क्या होता है, यूजुअली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करती है। डिक्रीज करने का मतलब क्या हुआ? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होगी? ऑक्सीजन की, फिर सल्फर की, फिर सेलेनियम की, फिर टेल्यूरियम की और लास्ट में पोलोनियम की। बट ऐसा नहीं होता स्टूडेंट्स, दिस इज रॉन्ग, ऐसा नहीं होता। ऑक्सीजन जो है वो खुद से बॉन्ड बनाने की क्षमता रखता है, जिसके कारण ऑक्सीजन की लेस एफिनिटी हो जाती है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होगी? सल्फर की, फिर सेलेनियम, फिर टेल्यूरियम, फिर पोलोनियम एंड एट द लास्ट इज ऑक्सीजन। इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इसी को एनसीईआरटी के अंदर देखिए किस प्रकार से दे रखा है स्टूडेंट्स, देखिए, बिकॉज ऑफ द कॉम्पैक्ट नेचर ऑफ ऑक्सीजन एटम, क्योंकि ऑक्सीजन एटम का कैसा नेचर होता है? कॉम्पैक्ट नेचर होता है, खुद से वो बॉन्ड बना सकता है। इट हैज लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन सल्फर, इसकी सल्फर से कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो जाती है। However, sulfur onwards the value again becomes less negative up to polonium. हालांकि सल्फर से पोलोनियम में जाओगे तो वो लेस नेगेटिव होती जाएगी, यानी कि सल्फर की ज्यादा होगी, ठीक है। हालांकि क्या होगा? सल्फर, फिर सेलेनियम, फिर टेल्यूरियम, फिर पोलोनियम, ये ट्रेंड चलेगा। लेकिन ऑक्सीजन की सल्फर से क्या हो जाती है? कम हो जाती है, और हमारे ये ट्रेंड हमें देखने को मिलता है स्टूडेंट्स। क्लियर है? हाँ जी, क्लियर हुआ। क्योंकि रीजन क्या है? क्योंकि ऑक्सीजन का कैसा नेचर है? ऑक्सीजन एटम का कॉम्पैक्ट नेचर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी हाईलाइट। क्लियर है? अब स्टूडेंट्स, एक और चीज मैंने आपको ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बताया था। अब एक और चीज मैंने आपको किसके बारे में बताया था? ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बताया था। होपफुली आपको याद होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट याद कीजिए, ये सब मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुकी हूं। होपफुली आपने रिवाइज करके आए होंगे, नहीं किया तो अब देख लीजिए, है ना। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में मैंने बोला था जो हमारे ग्रुप नंबर 16 होते हैं, ठीक है, ये +4 और +6 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ठीक है।
जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, मैंने आपको बताया था, ये क्या करती है बेसिकली, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। मैंने डिक्रीज को सिंबल से शो कर दिया, आप डिक्रीज को पूरा प्रॉपर लिख सकते हो। और जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है स्टूडेंट्स, वो इंक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। ठीक है, ये जो चीज है ये आपको पता चल गई। ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर ये कुछ बातें ऑलरेडी समझा दी थी। द ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप, और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करती है, इंक्रीज करती है। अब ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स, हाँ जी ध्यान से देखेंगे, कैसे बोला मैंने आपको कहा था ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। ठीक है, ये सारे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में लिख दो पहले। ऐसे ही इन्हें आप +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में लिखे, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम। ठीक है, ये सारे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में कुछ इस प्रकार से होंगे, राइट। तो अगर मैं आपसे स्टेबिलिटी के बारे में स्टूडेंट्स पूछती हूँ, अगर मैं आपसे इनकी स्टेबिलिटी के बारे में पूछूं तो मुझे ध्यान से सोचकर बताएंगे क्या +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की स्टेबल होगी या +6 स्टेबल होगी। तो मैंने बोला हायर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज करता है डाउन द ग्रुप, यानी कि जब आप ऊपर वाले एलिमेंट्स में देखोगे डाउन द ग्रुप का मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन से पोलोनियम की तरफ जब आते हो तब की बात की गई है। डाउन द ग्रुप का मतलब क्या हुआ, जब आप ऑक्सीजन से ट्रैवल करके पोलोनियम तक पहुंच रहे हो, लाइक ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। तो मैंने बोला हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, यानी कि ऊपर जो है वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है। लेकिन नीचे वाले एलिमेंट्स में स्टूडेंट्स, नीचे वाले एलिमेंट्स में लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो स्टेबल होती है, क्योंकि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। ठीक है, ऊपर वाले में हायर स्टेबल होती है, इसलिए नीचे आते आते तक हायर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज कर जाती है, और नीचे वालों में लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करती है। ये आपको पहले ही बता चुकी हूं, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट में क्या होता था, जो हमारे s ऑर्बिटल है वो क्या हो जाता है, इनर्ट हो जाता है, वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, हमारा जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज्यादा स्टेबल हो जाता है। क्लियर हुआ, ये मैंने बताया था। आप देखिए एनसीईआरटी ने इन्हें किस प्रकार से समझाया है, देखेंगे ध्यान से, एनसीईआरटी ने इन्हें किस प्रकार से समझाया स्टूडेंट्स। तो यहाँ में मैंने बोला ऑक्सीडेशन स्टेट का ट्रेंड देखना है हमने। ठीक है, तो एलिमेंट्स जो ग्रुप 16 के हैं वो एग्जिबिट करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, और जो स्टेबिलिटी होती है -2 ऑक्सीडेशन स्टेट की, वो भी डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। आपको पता है ना, ऑक्सीजन की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है। अब आप कहोगे मैम अभी तो +4 +6 बताया है, ऑक्सीजन जो है वो बहुत ज्यादा स्टेट्स जो है हमें ऑक्सीडेशन स्टेट दे सकता है। मैंने आपको प्रीवियस वाला जो हमारा लेक्चर था उसके अंदर एंड में क्वेश्चंस भी करवाए थे, अगर आपको याद होगा, तो हमने देखा था ऑक्सीजन जो है वो डिफरेंट स्टेट शो करता है। ऑक्सीजन की जो होती है, ठीक है, कॉमन वो -2 होती है, जिससे हम ज्यादातर ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालने में भी हेल्प करते हैं। पोलोनियम जो है वो हार्डली -2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा, हालांकि ऑक्सीडेशन स्टेट -2 की भी डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। अब आगे देखेंगे ध्यान से, सिंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज वेरी हाई, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए इट शोज ओनली नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट एज -2। ठीक है, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ O2F2 जहां पर इसकी +2 है। कैसे, OF2 के अंदर अगर आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो जिसकी निकालनी होती है उसको एक्सलेट करेंगे, प्लस फ्लोरीन की कितनी होती है -1, कितने फ्लोरीन है 2, तो क्या हो जाएगा -2, टोटल चार्ज 0, ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यहाँ से कितनी आ जाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की +2 आ जाएगी। तो उसने यहाँ पर बोला सिर्फ OF2 के केस में आपको +2 देखने को मिल रही है, लेकिन यूजुअली इसकी -2 ही आपको देखने को मिलती है। क्लियर हुआ। अदर एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप, जो इसके एलिमेंट्स जो दूसरे ग्रुप के हैं, मतलब जो इसके अंदर ही आते हैं, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, वो +2 भी दिखाते हैं, +4 भी दिखाते हैं, +6 भी दिखाते हैं, जो कि अभी मैंने आपको बताया। +4 और +6 जो होते हैं आर मोर कॉमन, ये अभी बता के हटी हूँ आपको। ठीक है, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम यूजुअली +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं अपने कंपाउंड्स के साथ, ठीक है, विद ऑक्सीजन, और +6 दिखाते हैं विद फ्लोरीन। ठीक है, तो स्टेबिलिटी अब जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करी, स्टेबिलिटी यही इसके अंदर आपको बताता है भी, जो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज करेगी, हायर ऑक्सीडेशन की स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप, और जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज करती है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है,
ठीक है। और जो बॉन्डिंग +4 और +6 से कंपाउंड जो बनते हैं वो यूजुअली क्या बनते हैं, कोवेलेंट बनते हैं। तो आपको स्टेबिलिटी का मेन बताना था और आपको ये बताना था भी ऑक्सीजन जो है वैसे -2 शो करता है, लेकिन क्या होता है ऑक्सीजन के केस में, कई केसेस में ऐसा होता है भी +2 भी शो कर सकता है, जैसे कि OF2 का केस हो गया। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी करवाए थे। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी हाईलाइट है। यहाँ पर आपसे स्टेबिलिटी पर क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि मैं आपको अभी बता के हटी हूँ, ये वाला पोर्शन, ठीक है, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एनसीईआरटी में आप मार्क कर लेंगे जो मैंने आपको अभी बताया है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास आता है एनोमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एनोमलस बिहेवियर क्यों दिखाता है? जैसे हमने नाइट्रोजन के अंदर देखा था भी, नाइट्रोजन के अंदर पी बॉन्डिंग होती है और बाकी एलिमेंट्स पी बॉन्डिंग दिखाते हैं। एनोमलस बिहेवियर के अंदर क्यों दिखाते थे वो? क्योंकि नाइट्रोजन का स्मॉल साइज होता था। सिमिलरली ऑक्सीजन का एनोमलस बिहेवियर में भी यही बताता है भी एनोमलस बिहेवियर ऑक्सीजन का किस लिए देखा जाता है, ये दूसरे एलिमेंट से डिफरेंट बिहेवियर क्यों शो करता है? क्योंकि इसका साइज क्या होता है स्टूडेंट, स्मॉल होता है, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। अब आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए मैम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर, द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अगर ऑर्डर स्टूडेंट्स आपसे पूछ लिया जाए तो बेसिकली, वैसे मैंने आपको ये पिछले लेक्चर में फिजिकल प्रॉपर्टीज में एक्सप्लेन कर ही दिया था, लेकिन स्टिल आई एम गोइंग टू रिपीट इट अगेन। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप क्या करती है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है। डिक्रीज करेगी डाउन द ग्रुप, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी हो जाएगी, सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी, ऑक्सीजन की हो जाएगी। तो ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड स्मॉल साइज, वो क्या शो करता है, वो शो करता है एनोमलस बिहेवियर। अब ऑक्सीजन का स्मॉल साइज क्यों है, क्योंकि जब आप डाउन द ग्रुप जाते हो तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं और एटॉमिक साइज क्या करता है, बढ़ता है। तो सबसे कम किसका होगा, ऑक्सीजन का हो जाएगा। तो ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, स्मॉल साइज हो जाएगा। तो इन दो रीजंस के कारण ये एनोमलस बिहेवियर एग्जिबिट करता है। क्लियर हुआ? अब देखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर एनोमलस बिहेवियर के अंदर आपको एनसीईआरटी हाईलाइट जो है ये मार्क करना है, ठीक है। द एनोमलस बिहेवियर ऑक्सीजन का लाइक अदर मेंबर्स ऑफ पी ब्लॉक प्रेजेंट इन द सेकंड पीरियड इज ड्यू टू, क्यों, क्योंकि उसका स्मॉल साइज है और उसकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इसी के कारण ये एनोमलस बिहेवियर डिफरेंट बिहेवियर शो करता है। एक एग्जाम्पल दिया उसने, उसके स्मॉल साइज का और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ये है भी, उसके पास क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये दिखाता है, जैसे कि H2O के केस में, ठीक है, विच इज नॉट फाउंड इन H2S। मतलब अभी मैं आपको जैसे दिखाऊंगी कंपाउंड्स, जब ये क्या करते हैं, हमारे जो ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंट्स हैं, ये हाइड्रोजन के साथ जब भी बॉन्ड बनाएंगे, जब हाइड्रोजन के साथ हमारे एलिमेंट्स बॉन्ड बनाएंगे, क्या बनेगा, H2S, H2O, H2S, H2SC, ऐसे ना। तो मतलब हमारे जो ग्रुप नंबर 16 वाले एलिमेंट्स है, कौन से ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, जब ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएंगे तो हमें ऑक्सीजन की एनोमलस बिहेवियर के कारण हमें ये देखने को मिलता है भी जो वाटर है इसके अंदर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लेकिन H2S के अंदर यहाँ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का साइज भी छोटा है और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या है, हाई है। तो उसके एनोमलस बिहेवियर के कारण हमें ये प्रॉपर्टी भी देखने को मिलती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले हम चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। होपफुली फिजिकल प्रॉपर्टीज की एनसीईआरटी हाइलाइट्स अब आपने स्टार कर ली होंगी, जो कि इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, अब आती है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला आता है रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन। तो ध्यान से देखिए, हमारे एलिमेंट्स क्या है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम, ये हमारे क्या है, एलिमेंट्स है। ये हमारे एलिमेंट्स किसके अंदर आते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारे एलिमेंट्स आते हैं ग्रुप नंबर 16 ऑक्सीजन फैमिली के अंदर। अब क्वेश्चन ये राइज करता है रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन का मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन के साथ इन्होंने बॉन्ड बनाना शुरू किया। तो ऑक्सीजन और अगर कभी भी मुझे हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड अगर याद करना हो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरा क्या कंपाउंड बनता है, वाटर बनता है ना। सिमिलरली जैसे जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके वाटर बनाता है तो बाकियों के साथ कंबाइन करके क्या बनाएगा, सेम वे में H2S बनेगा, H2SE बनेगा, H2TE बनेगा, है ना, और H2PO बनेगा। यही हमारे हाइड्राइड्स बनेंगे विद हाइड्रोजन जब हमारे क्या होंगे, ग्रुप नंबर 16 हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये कंपाउंड्स बनेंगे।
अब जैसे हमने नाइट्रोजन फैमिली के अंदर स्टूडेंट्स किया था, क्या किया था उसके अंदर, मैंने उसके अंदर भी आपको ये बोला था, अभी आपने मुझे क्या क्या चीजें बतानी है, बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर बताना है, थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है, तो वही चीजें हम इसके अंदर देखने वाले हैं। ध्यान से देखेंगे। अगर मैं इसी केस के अंदर आपसे पूछ लेती हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है, इसी केस के अंदर मैं आपसे पूछूंगी, मुझे ये बताओ बॉन्ड एनर्जी का क्या ऑर्डर होगा। बॉन्ड एनर्जी का क्या ऑर्डर का, कितनी एनर्जी हम दे भी हमारा बॉन्ड जो है वो टूट जाए, कितनी एनर्जी हम दे। मुझे एक बात बताओ, जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आते हो, जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते हो, साइज क्या होता है, इंक्रीज करता है, ये तो आपको पता है। साइज क्या करता है, इंक्रीज करता है। ओके जी, क्या बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करती है, बिल्कुल बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज करती है। ऐसा क्यों होता है, बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज करती है, ये आपको पता है। हाँ जी, मैंने बोला जैसे जैसे नीचे आओगे, जैसे ऑक्सीजन का ले लो, ऑक्सीजन का साइज छोटा, फिर सल्फर का बड़ा, फिर सेलेनियम का बड़ा, फिर टेल्यूरियम का बड़ा, फिर पोलोनियम का बड़ा, बड़ा होता जाएगा। तो हमारे जैसे ये दो एटम्स है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये भी तो बढ़ता चला जाएगा ना, बॉन्ड लेंथ भी तो बढ़ती चली जाएगी। इतनी चीज आपको क्लियर है, होपफुली क्लियर होगी। अब आती है बॉन्ड एनर्जी का मतलब क्या होता है। यहाँ पर साइज छोटे होने के कारण H2 के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बहुत पास पास होते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप नीचे जाओगे आपको दिख रहा है भी साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है यानी कि मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर दूर होते जा रहे हैं, उसकी बॉन्ड लेंथ बढ़ती जा रही है। बॉन्ड लेंथ क्या होती है, दोनों एटम्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको बॉन्ड लेंथ कहेंगे। यहाँ पर क्लोज है तो बॉन्ड लेंथ कम है, नीचे जाओगे तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी क्योंकि एटम्स दूर हो गए। मुझे किसको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी भी उसका बॉन्ड टूट जाए, ऑब्वियसली जो पास वाले हैं उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है तो मुझे उन्हें एनर्जी भी ज्यादा देनी पड़ेगी। लेकिन जो ऑलरेडी दूर दूर हैं उसमें मैं अगर कम एनर्जी भी दूंगी तो भी मेरा काम चल जाएगा, तो भी मेरा बॉन्ड टूट जाएगा। लेकिन मुझे ऊपर वाले केसेस में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी बॉन्ड को ब्रेक करवाने के लिए। तो बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, डाउन द ग्रुप क्या करती है, ये भी डिक्रीज करती है, क्योंकि जो ऊपर वाले होते हैं उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण हमें बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी हमें देनी पड़ती है इनके बॉन्ड को ब्रेक करवाने के लिए। नीचे हमें इतनी एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी, तो सबसे ज्यादा इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, इसीलिए बॉन्ड एनर्जी क्या करती है, डिक्रीज करती है स्टूडेंट्स। हाँ जी, इसीलिए क्या करती है, वो डिक्रीज करती है। तो बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर हमारा क्या हो जाता है, सबसे ज्यादा इसकी H2O की, फिर H2S की, फिर H2Se की, फिर H2Te की और फिर H2PO की। ठीक है, इस प्रकार से हमारा बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर होता है, भी वो डिक्रीज करती है क्योंकि दे हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। साइज छोटा होने के कारण इनके जो होंगे दोनों एटम्स बहुत पास होंगे, लेकिन इसमें बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाएगी, एटम्स दूर हो जाएंगे, कम एनर्जी दोगे तो भी काम चल जाएगा। अब इसमें एक और क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है, थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी स्टूडेंट्स, व्हाट इज थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब होता है भी आप कितनी इसको एनर्जी दोगे। थर्मल का मतलब है हीट, ये तो आपको पता है ना, कितनी हीट सप्लाई करोगे भी उसका बॉन्ड ब्रेक हो जाए। फिर से दोबारा यहां लिख रही हूं, H2O, H2S, H2Se, H2Te और H2PO, यही हमारे हाइड्राइड्स हैं। अब मैं आपको बोल रही हूँ कि मुझे किसमें एनर्जी स्टूडेंट्स ज्यादा देनी पड़ेगी, हाँ जी। अब मैंने आपको बोला इस ट्रेंड के अंदर मैं आपसे पूछती हूँ भी मैं किसको हीट ज्यादा दूंगी भी इसका बॉन्ड टूट जाए। थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब है किसमें सबसे ज्यादा मुझे हीट देनी पड़ेगी भी उसके बॉन्ड की ब्रेकेज हो जाए। तो मुझे खुद बताओ, यहाँ पर ये दोनों का साइज छोटा है, दोनों पास में है, ठीक है, मुझे इनको हीट ज्यादा देनी पड़ेगी क्योंकि ये दोनों क्या है, इनके जो है बॉन्ड लेंथ बढ़ गई। मैंने फिर से वही चीज बोली, डाउन द ग्रुप आओगे तो बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है स्टूडेंट्स, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर रही है, बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है तो एटम्स दूर जा रहे हैं, एटम्स दूर जा रहे हैं तो आप नीचे जाओगे तो थोड़ी सी एनर्जी भी दोगे तो भी अलग हो जाएगा। लेकिन ऊपर वाले इतने पास हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी स्ट्रांग है भी आपको हीट एनर्जी बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी। थर्मल स्टेबिलिटी मतलब होता है कितनी हीट आप दोगे। तो थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या करेगा स्टूडेंट्स, थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या करेगा, डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगा। क्या करेगा, डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगा। क्लियर हुआ, पक्का क्लियर हुआ। एक और चीज यहाँ पे पूछी जाती है आपसे, एसिडिक कैरेक्टर। एसिडिक कैरेक्टर में क्या फर्क आता है। नाउ व्हाट इज एसिडिक कैरेक्टर, कोई सब्सटेंस एसिड कैसे कहलाएगा, जब वो H पॉजिटिव देगा तो कौन इजीली H पॉजिटिव दे सकता है,
कौन इजिली H पॉजिटिव दे सकता है, ध्यान से सोचो। वाटर के केस में यहाँ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दोनों एटम्स पास है, जैसे जैसे नीचे आओगे एटम्स दूर होने लग जाएंगे, एटम्स दूर होने लग जाएंगे। सोच के देखना, जहां पर मान लो अब मेरे साथ कोई खड़ा है तो मेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मैंने पकड़ के रखा हुआ, मैंने बहुत टाइटली पकड़ के रखा हुआ है। एक केस क्या है, मैं यहाँ खड़ी हूँ, एक जना वहां खड़ा है, इतनी टाइटली तो नहीं पकड़ पाऊंगी ना जितना मैं पास होकर टाइटली पकड़ रही हूँ। समझ रहे हो ना इस चीज को? जितना मैं पास होकर टाइटली पकड़ रही हूँ और जितना मैं दूर होकर टाइटली पकड़ने की कोशिश कर रही हूँ, पास वाले को ज्यादा जोर से खींच के रख सकती हूँ या दूर वाले को? पास वाले को ना। तो मैंने बोला हाइड्रोजन में इजिली कहां से निकाल सकती हूँ मैं हाइड्रोजन? एक हाइड्रोजन को मैंने ऐसे पकड़ रखा है और एक हाइड्रोजन को मैंने ऐसे पकड़ रखा है। जो पास वाला है उसको तो मेरे को बहुत ज्यादा भाई तुम्हें वो देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी, तो जाके हाइड्रोजन लिबरेट होगा, है ना। लेकिन जो दूर वाला है उसको तुम थोड़ा सा भी खींचोगे तो मेरे हाथ से छूट जाएगा ना, क्योंकि ऑलरेडी दूर था, क्योंकि ऑलरेडी डिस्टेंस बहुत ज्यादा था। यही चीज मैं आपको समझा रही हूँ, जिसमें डिस्टेंस ज्यादा है, जिसमें बॉन्ड लेंथ ज्यादा है स्टूडेंट्स, वहां से हाइड्रोजन लिबरेट करवाना बहुत ईजी है, निकलवाना बहुत ईजी है। हल्की सी हीट दोगे हाइड्रोजन इजिली निकल जाएगा। लेकिन जो बिल्कुल मेरे पास खड़ा है उसको आपको बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने बहुत जोर से पकड़ रखा है। तो वही बात है कि इस केस में आपका हाइड्रोजन इजिली बाहर नहीं निकलेगा, इजिली नहीं रिलीज करेगा हाइड्रोजन, लेकिन नीचे आते आते तक हाइड्रोजन इजिली रिलीज हो जाएगा। एसिडिक कैरेक्टर का मतलब क्या होगा? H पॉजिटिव रिलीज कर पाए जो इजिली, ठीक है, H पॉजिटिव डोनेट कर पाए इजिली। तो डाउन द ग्रुप जैसे जैसे आप आओगे तो नीचे वाला रिलीज कर सकता है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी? एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी स्टूडेंट्स? एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगी। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। समझ आई ये चीज? इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। समझ आई आपको ये? हाँ जी, फटाफट से बताएंगे क्या ये सबको समझ आ गई है? चलो एक और चीज, एक और चीज, चलो हाँ जी ये हो गया। अब एक और चीज देखेंगे, लुईस बेसिक स्ट्रेंथ। लुईस बेसिक स्ट्रेंथ बताएंगे अब। ये मैंने नाइट्रोजन में भी बताया था, ये मैंने आपको नाइट्रोजन में भी बताया था। लुईस बेसिक स्ट्रेंथ क्या करती है? डिक्रीज करती है। ये मैंने सेम रीजन एज इन नाइट्रोजन फैमिली। समझ आ गया? हो जाएगा स्टूडेंट्स। देखो एसिडिक नेचर अगर इंक्रीज करिए, ऑब्वियसली लुईस बेसिक स्ट्रेंथ क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। ऑपोजिट है, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। अब स्टूडेंट्स देखेंगे इसकी एनसीईआरटी हाइलाइट। हाँ जी, रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन की एनसीईआरटी हाइलाइट ध्यान से देखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी है, ताकि आपको क्विक रिवीजन हो जाए, फिर एनसीईआरटी हाइलाइट पे चलेंगे। रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन में सबसे पहली चीज, डाउन द ग्रुप साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है? बढ़ रही है, एटम दूर दूर जा रहे हैं। और बॉन्ड एनर्जी क्या हो रही है? डिक्रीज कर रही है। क्यों डिक्रीज कर रही है? जो मेरे बिल्कुल पास खड़ा है उसको तुम्हें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि वो निकले, और एक जो मेरे दूर खड़ा है उसको कम एनर्जी भी दोगे तो भी निकल जाएगा। तो ऊपर वाले की जो जिसमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको बॉन्ड एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, मतलब बॉन्ड एनर्जी ऊपर से नीचे आते आते तक डिक्रीज कर जाती है। ये क्लियर हुआ था? फिर मैंने आपको थर्मल स्टेबिलिटी का बताया, कितनी हीट दोगे भी इजिली बॉन्ड ब्रेक कर जाए। कितनी हीट दोगे पास वाले को भी ब्रेक कर जाए? बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी। दूर वाले को थोड़ी कम दोगे तो भी चल जाएगा। तो थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या करती है? थर्मल स्टेबिलिटी भी डिक्रीज करती है। क्लियर हुआ? चलो जी, वेरी गुड। अब आती है बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ अभी बता के हटी हूं। अगर कोई एटम मेरे बिल्कुल पास है तो उसका रेडियस और मेरे रेडियस से जो डिस्टेंस होता है दैट इज द बॉन्ड लेंथ। हम दोनों पास है तो बॉन्ड लेंथ कम है, अगर हम दोनों दूर हो जाते तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी ना। तो नीचे नीचे आते जाओगे, साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी? बढ़ जाएगी। एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब होता है H पॉजिटिव जो इजिली रिलीज कर सके। मेरे पास कोई एटम है, मैं तो नहीं जाने दूंगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही बड़ी स्ट्रॉन्ग है, और यही एटम मेरे से दूर है तो वो बेचारा अगर भागने की भी कोशिश करेगा तो मेरे हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो ऊपर वाले के अंदर से आप हाइड्रोजन इजिली नहीं निकाल सकते, लेकिन नीचे वाले से वो इजिली निकल सकता है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या करती है? इंक्रीज, और बेसिक स्ट्रेंथ क्या करती है? डिक्रीज। क्लियर हुआ? आप देखेंगे एनसीईआरटी हाइलाइट जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। यहां पर क्या कहते हैं? रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन में ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 फॉर्म हाइड्राइड्स ऑफ द टाइप H2E। जैसे कि E का मतलब एलिमेंट है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, H2E टाइप चल रहा है, टेल्यूरियम, H2PO। E की जगह पर आपने एलिमेंट्स लगा दिए। ये बना सकता है? बना दिए, ठीक है जी। सम प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्राइड्स आर गिवन। क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं?
देयर एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस एनसीईआरटी हाईलाइट में एसिडिक कैरेक्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो। एसिडिक कैरेक्टर क्या करता है, इंक्रीज करता है फ्रॉम H2O टू H2E, H2TE। H2O से एसिडिक कैरेक्टर यहां से यहां आते आते तक TE तक इंक्रीज करता है। आप कहोगे H2PO क्यों नहीं होता, क्योंकि जो H2PO होता है ना, PO इज लाइक पोलोनियम इज अ रेडियो एक्टिव और पुअर मेटल होता है, इस वजह से, ठीक है। तो वहां तक हमारा वो क्या करता है, इंक्रीज करता है। H2PO को इसलिए हम कंसीडर ही नहीं करते। द इंक्रीज इन एसिडिक कैरेक्टर कैन बी एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ डिक्रीज इन बॉन्ड एंथैल्पी, क्योंकि बॉन्ड एंथैल्पी डिक्रीज करती है, बॉन्ड एनर्जी को बॉन्ड एंथैल्पी कहते हैं, ठीक है जी। Owing to the decrease in enthalpy for the dissociation of He bond down the group, the thermal stability भी क्या करती है, डिक्रीज करती है H2O से H2PO तक, ठीक है। जितने भी हाइड्राइड्स हैं एक्सेप्ट वाटर possesses reducing property and this character increases from H2S to H2TE। अब उन्होंने एक यहाँ खास चीज और बोली है, आप इसको स्टार लगा लीजिएगा। सारे हाइड्राइड्स सिर्फ वाटर को छोड़कर सारे रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी एग्जिबिट करते हैं, और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी जो है वो H2S से बढ़ती है, ठीक है, इंक्रीज करती है। फ्रॉम H2S टू H2TE। PO का फिर वही चीज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, इट इज अ पुअर मेटल, सिर्फ इस वजह से उसको हम कंसीडर नहीं करते। लेकिन वाटर जो है, ठीक है, सिर्फ वाटर को छोड़कर ऑल द हाइड्राइड्स एक्सेप्ट वाटर पोजेस करते हैं रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। मतलब वो इजीली अपने H पॉजिटिव को रिड्यूस कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। वाटर के अंदर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने के कारण वो H पॉजिटिव को इजीली नहीं निकाल सकता। अब यहाँ पर एक और चीज, खास चीज है, टेबल देखने को मिलेगा। इस टेबल में सिर्फ और सिर्फ दिस इज मोर इंपॉर्टेंट, इसे एनसीईआरटी हाईलाइट की तरह आप टिक करेंगे, इसे टिक करेंगे। अपनी एनसीईआरटी बुक स्टूडेंट साथ में खोल के रखेंगे, अपनी एनसीईआरटी बुक साथ में खोल के रखेंगे। मेल्टिंग पॉइंट यूजुअली क्या करती है स्टूडेंट्स, मेल्टिंग पॉइंट यूजुअली इंक्रीज करती है इन द केस ऑफ हाइड्राइड्स। होना ऑर्डर क्या चाहिए था, इंक्रीज करती है, तो हाइड्राइड्स के केस में ये ऑर्डर होना चाहिए था। लेकिन क्या होता है, क्या होता है, ध्यान से देखेंगे, ये ऑर्डर नहीं देखा जाता। क्यों नहीं देखा जाता, वाटर के हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण वाटर का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हो जाता है, और ऑर्डर हमें क्या देखने को मिलता है, H2S, फिर उससे ज्यादा H2SE की, फिर उससे ज्यादा H2TE की, उससे ज्यादा H2PO की, और सबसे ज्यादा वाटर की। ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमें मेल्टिंग पॉइंट का ये ट्रेंड देखने को मिलता है। देखो ध्यान से, हाँ जी ध्यान से देखिए, ये ट्रेंड है, देखो यहां से इंक्रीज कर रहा है, लेकिन वाटर की 273 है, H2TE से भी ज्यादा, तो वाटर की कहां आ जाएगी, सबसे ज्यादा। क्यों, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको मार्क करेंगे, रीजन भी लिख लीजिएगा, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर हुआ, चलो जी, चलो जी। अब आती है रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन स्टूडेंट्स। रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन आती है, ऑक्सीजन के साथ जब भी रिएक्टिविटी शो करेगा तो दो तरह के कंपाउंड्स बन सकते हैं, एक बनते हैं +4 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले, एक बनते हैं +6 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले। एक बनते हैं +4 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले, एक +6 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले। ऑक्सीजन के साथ बनाने हैं एलिमेंट्स की ये ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, समझना। ऑक्सीजन के साथ आपने बनाना है एलिमेंट का बॉन्ड, ऑक्सीजन के साथ आपने एलिमेंट का बॉन्ड बनाना है, तो इसको पहले लिखेंगे ना, हाँ जी दोबारा लिख रही हूं, देखो ऑक्सीजन का आपने बॉन्ड बनाना है एलिमेंट के साथ, और एलिमेंट की दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हो सकती थी, +4 और +6। ये चीज मैं आपको ऑलरेडी बता के हटी हूं, है ना। अब ध्यान से देखेंगे, एलिमेंट है और इधर ऑक्सीजन है। एलिमेंट का अगर मैं बोल देती हूँ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2 होती है, आपको पता ही है। ऑक्सीजन की -2 कॉमन होती है, अभी आपको बता के हटी थी जब ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ा। इसका चार्ज इसके पैर में, इसका चार्ज इसके पैर में, तो E के पैर में इसका चार्ज आएगा 2 और O के पैर में इसका चार्ज आएगा यानी कि 4। क्लियर है ये चीज में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। तो देखो अब यहां से मैं 2 कॉमन लूंगी तो क्या आएगा, EO2 बन जाएगा,
अगर 2 से डिवाइड कर दूं तो EO2 बन जाएगा। यानी कि अगर मैं +4 ऑक्सीडेशन स्टेट लेती हूँ किसी भी एलिमेंट की और उसका ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाती हूँ तो मेरे किस तरह के कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होगी स्टूडेंट्स? तो मेरे EO2 कंपाउंड्स बनेंगे। समझ आई ये चीज? दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी, एक बार +6 वाला देखो। अब मैंने एलिमेंट लिया, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +6, ऑक्सीजन की कितनी होती है -2। मैं बता के हटी थी ऑक्सीजन की -2 होती है, लेकिन OF2 के केस में हम देखते हैं +2 भी हो सकती है। लेकिन बाकी के एलिमेंट्स ज्यादातर कौन सी दिखाते हैं? +4 +6 दिखाते हैं। ये बताया था ना, अभी पढ़ा था। इसका चार्ज स्टूडेंट्स इसके पैर में जाएगा, इसका चार्ज इसके पैर में जाएगा। तो E के पैर में ऑक्सीजन का चार्ज 2 और ऑक्सीजन के पैर में E का चार्ज कितना है? 6 है। अब ये 2 पे डिविजिबल हो सकता है, तो यहाँ से क्या कंपाउंड बनता है? EO3 बनता है। कौन सा कंपाउंड बनता है? EO3 बनता है। तो दो तरह के कंपाउंड्स हमें देखने को मिलेंगे जब भी हमारे एलिमेंट्स किसके साथ रिएक्ट करेंगे? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे। अब यहाँ पर E का मतलब क्या आ जाएगा? E का मतलब ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम। E एलिमेंट्स हमारे कौन से हैं? ग्रुप नंबर 16 के। क्लियर हुआ? दोबारा बता देती हूँ एक बारी। हाँ जी, दोबारा देखते हैं। मैंने बोला ऑक्सीजन के साथ, देखो जब हमने हाइड्रोजन के साथ बनाया था तो हाइड्रोजन के साथ सारे कंपाउंड्स की फॉर्मेशन की थी ना। H2O बना, H2S बना, H2SE बना, ये हाइड्रोजन के साथ था। अब ऑक्सीजन के साथ हमारे एलिमेंट्स ने कंपाउंड बनाना है। ऑक्सीजन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है और एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट हम पढ़ के हटे हैं भी, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +4 +6 होती है। ठीक है, तो अब एलिमेंट की अगर पॉजिटिव है तो इसको पहले लिखते हैं, फिर ऑक्सीजन को लिखते हैं। अगर मैं एलिमेंट की +4 ऑक्सीडेशन स्टेट लेती हूँ और ऑक्सीजन की कितनी लेती हूँ? -2 ऑक्सीडेशन स्टेट लेती हूँ, तो ये वाला चार्ज ऑक्सीजन के पैर में आएगा और ये वाला चार्ज एलिमेंट के पैर में आएगा। एलिमेंट के पैर में ऑक्सीजन का चार्ज आएगा 2 और ऑक्सीजन के पैर में कितना आएगा? 4 आएगा। ये सारे 2 पे डिवाइड हो सकते हैं, तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा? EO2 आ जाएगा फॉर्मूला। तो मेरा जो पहले कंपाउंड्स बन सकते हैं वो क्या बन सकते हैं? EO2 बन सकते हैं। इतना क्लियर हुआ? हाँ जी। अब अगर मान लो मैं बोलती हूँ +6 ऑक्सीडेशन स्टेट लेते हैं, एलिमेंट +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ऑक्सीजन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इसका चार्ज स्टूडेंट्स इसके पैर में, इसका चार्ज इसके पैर में, तो E के पैर में ऑक्सीजन का चार्ज आएगा 2 और O के पैर में E का चार्ज आएगा 6। तो इसको अगर हम डिवाइड करते हैं 2 से दोनों को तो क्या आ जाएगा? EO3 आ जाएगा। यानी कि ये दो तरह के कंपाउंड्स हमें देखने को मिलते हैं। अब बनाए कौन से कंपाउंड्स हमें देखने को मिलते हैं? आइए देखिए, ध्यान से देखेंगे कौन से कंपाउंड्स हम देख सकते हैं। इसको थोड़ा छोटा करके मैंने यहाँ कर दिया ताकि यहीं पे कवर हो जाए। ठीक है, अब देखिए पहले मैं बनाऊंगी EO2 वाले कंपाउंड्स। E एलिमेंट की जगह पर क्या क्या आएगा? अब ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर एलिमेंट हमारा जो है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। पता है ना, E एलिमेंट वाले के अंदर हमारा +4 ऑक्सीडेशन स्टेट से EO2 बना था। ठीक है, तो E की जगह पर हम क्या लेके आ सकते हैं? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम, ये ला सकते हैं। ठीक है, अब देखो अगर E की जगह पर O लेके आती हूँ, ध्यान से सुनेंगे, E की जगह पर O लेके आती हूँ तो O2 को एज इट इज रहने दो, E की जगह पर O लिख दो। ये क्या होता है? ये होता है O3। तो मेरा पहला एलिमेंट क्या बना? O3, ओजोन। अब देखो सल्फर लेके आती हूँ S और O2 को एज इट इज, तो सेकेंड कंपाउंड क्या बना? SO2। ठीक है, इन सब में हमारे जो एलिमेंट्स हैं उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? ध्यान से सुनेंगे, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। इसमें इस ऑक्सीजन की +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है। दोबारा बता रही हूँ, ध्यान देंगे, इसमें सल्फर की इधर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है। क्लियर हुआ? अब E की जगह पर सेलेनियम और O2 को एज इट इज, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या कंपाउंड बनेगा? SeO2। ऐसे ही और क्या बनेगा? TeO2, PeO2, POO2 सॉरी, पोलोनियम PO होता है ना स्मॉल। ठीक है, तो ये हमारे कंपाउंड्स EO2 से हमें देखने को मिलते हैं। क्लियर हुआ? हाँ जी स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ ये चीज? अब देखो, अब अगर मैं EO3 वाले कंपाउंड लूं, जब मैं EO3 वाले कंपाउंड लेती हूँ तो मेरा E एलिमेंट +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। अब E की जगह पे फिर से ऑक्सीजन को अगर मान लो मैं पुट करती हूँ तो OO3, ये कुछ बनता है? O4 कभी होता है? देखा, O4 कभी नहीं होता, तो ये कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता। अब आता है सल्फर और फिर क्या आ जाएगा? O3। SO3 एग्जिस्ट करता है? जी बिल्कुल करता है। ऐसे ही सेलेनियम हो जाएगा तो SeO3,
टेलिनियम हो जाएगा तो TeO3, पोलोनियम हो जाएगा तो POO3। अब स्टूडेंट्स अगर आपको पेपर में ध्यान देंगे जो मैं चीज बोलने लगी हूं, अब अगर आपको पेपर में क्या पूछ लिया जाए, सॉरी, अब अगर आपसे ओके ध्यान से देखेंगे, अब अगर आपसे पेपर में ये पूछ लिया जाए भी ये बताओ O3 के अंदर, या मैं आपसे पूछूं हाँ O3 वाले केस के अंदर ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज है, तो एक ऑक्सीजन पे +4 है और दूसरे पे आपको पता है -2 होता है। ऐसे आपसे पूछ ले SO2 की ऑक्सीडेशन स्टेट पे सल्फर पे क्या ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, सल्फर पे क्या ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, निकाल के भी देख लो। सल्फर की एक्सलेट कर लोगे, ऑक्सीजन की -2 होती है, कॉमन कितने 2 है, इज इक्वल्स टू 0। x -4 इज इक्वल्स टू 0, -4 को इधर ले जाओ, x कितना आ जाएगा +4 आ जाएगा, आ जाएगा, आ गई सल्फर की +4, तो ये हमारा इस वाले का है और ये वाला हमारा +6 वाले का है। तो कंपाउंड्स पता चल गए कौन से बनेंगे, पता चल गए स्टूडेंट्स कौन से बनेंगे। आइए इसको एक बार एक पेज पे फिर से लिख देते हैं, O3 SO2 SCO2 TeO2 POO2, ये कब कौन से वाले हैं, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट जब हमारे एलिमेंट की होती है। अगर हमारे एलिमेंट की +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है तो क्या बनता है, ऑक्सीजन से कुछ नहीं बनता, सल्फर से SO3, सेलेनियम से SeO3, टेल्यूरियम से TeO3 और पोलोनियम से POO3, ये बनता है। क्लियर हुआ? हाँ जी स्टूडेंट्स फटाफट बताओ क्लियर हुआ। अब यहां पर आपसे क्या पूछते हैं, ऑक्सीडाइजिंग पावर पे क्वेश्चन आता है, ऑक्सीडाइजिंग पावर पे क्वेश्चन आता है। ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज करती है डाउन द ग्रुप स्टूडेंट्स। ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब होता है बहुत मतलब कौन सा इजीली ऑक्सीजन को रिलीज कर सकते हो, तो ये इजीली ऑक्सीजन को रिलीज नहीं कर सकते, नीचे आओगे तो ऑक्सीजन को इजीली रिलीज किया जा सकता है। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होती है, बढ़ती है डाउन द ग्रुप। क्लियर हुआ? अब चलते हैं एनसीईआरटी हाईलाइट पे। देखिए रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन में वो बोलता है भी ये जो एलिमेंट्स हैं ये दो तरह के ऑक्साइड्स बनाते हैं, एक बनता है EO2, एक बनता है EO3। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कैसे बनेगा, ठीक है। जहां पर E क्या हो सकता है, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम हो सकता है। अब यहाँ पर उन्होंने ऑक्सीजन क्यों नहीं लिया, क्योंकि ऑक्सीजन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में शो नहीं करता कोई भी कंपाउंड। ऑक्सीजन के साथ कभी भी रिएक्टिविटी शो नहीं करेगा +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ध्यान से देखेंगे, ओजोन यानी कि O3, ठीक है, एंड सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2, ये गैसेस हैं, वो इन दोनों की बात कर रहा है भी, ये दोनों क्या है, गैसेस है, ये दोनों क्या है, गैसेस हैं। और यहाँ पर वो क्या हमें बोल रहा है, जो सेलेनियम डाइऑक्साइड है स्टूडेंट्स ये क्या है, सॉलिड है। यहाँ पे देखेंगे सेलेनियम डाइऑक्साइड ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। उसने हमें ये चीजें बताई है, ये उसने बता दिया भी वो कंपाउंड नहीं बनाता +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में। इतना क्लियर हुआ? अब रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी जो डाइऑक्साइड की है वो डिक्रीज करती है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी जो है वो डिक्रीज करेगी। ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ रही है तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी डिक्रीज ही करेगी ऑब्वियसली, ठीक है। SO2 क्या है, एक रिड्यूसिंग है। एक चीज और, SO2 जो है वो ऑक्सीडाइज, वो मतलब रिड्यूसिंग नेचर भी शो करता है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर भी शो करता है, लेकिन SO2 मोर सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग नेचर शो करता है। ध्यान देंगे ये दोनों प्रॉपर्टी शो करता है, लेकिन ज्यादातर ये शो करता है रिड्यूसिंग नेचर, तो ये ज्यादा रिड्यूसिंग होता है। वाइल जो TeO2 होता है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, जो TeO2 है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, लेकिन SeO2 जो हमारा आ जाता है, ये सॉरी SO2 जो हमारा आ जाता है ये रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग दोनों शो करता है, लेकिन रिड्यूसिंग ज्यादा शो करता है। इसके अलावा कहता है बिसाइड्स EO2 टाइप, वो कहता है सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम EO3 भी बनाते हैं, जैसे कि SO3, SeO3, TeO3, ठीक है। और ये जो टाइप्स होते हैं दोनों एक साइड्स के होते हैं, एसिडिक होते हैं नेचर में। क्लियर हुआ? सिंपल था ये, तो ये आपको बता दिया था। अब स्टूडेंट्स हमारा आता है लास्ट टॉपिक आज के लेक्चर का, जो कि है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजन। हेलोजन के साथ स्टूडेंट से कैसे रिएक्टिविटी शो कर सकता है, हमारा क्वेश्चन यहाँ पर अब ये फॉर्म होता है। आप ये सोच के बताइए ये कैसे शो कर सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं क्या कह दूंगी आपको भी, देखो ध्यान से, एलिमेंट जो है वो +4 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, हमें ये तो पता है। हेलोजन्स के साथ हमने शो करना है। हेलोजन्स हमारे क्या होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। मैं आपको बता दूं जो ऑक्सीजन फैमिली है वो ज्यादातर जो है ना फ्लोरीन के साथ कंपाउंड्स बनाती है, ज्यादातर हमें फ्लोरीन के साथ देखने को मिलते हैं, ठीक है। मतलब ये आपको ध्यान रखने वाली बात है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर अब आपकी जो इधर जो आपके कंपाउंड्स बनते हैं वो क्या बनते हैं, EX6 बनता है और EX4 बनता है, क्योंकि एलिमेंट किस स्टेट में है,
+6 और +4, और हमारे जो हेलोजेंस होते हैं, हेलोजेंस की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, -1। तो कंपाउंड देखना कैसे बनेगा, ध्यान से देखना। मैंने बोला एलिमेंट है, पता नहीं आपको कलर दिख भी रहा है कि नहीं दिख रहा, मैं डार्क कलर ले लेती हूँ। एलिमेंट है और एलिमेंट के साथ हेलोजन है, हेलोजन पे चार्ज -1। एलिमेंट की अगर हम +6 लेंगे, इसका चार्ज इसके पैर में, इसका चार्ज इसके पैर में, E के पैर में 1 और X के पैर में 6, बन गया EX6। ऐसे ही अगर एलिमेंट में +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में लेती हूँ और हेलोजन मुझे पता है -1 स्टेट में होता है, इसका चार्ज इसके पैर में, इसका चार्ज इसके पैर में, तो E के पैर में 1, X के पैर में 4। तो मुझे दो तरह के कंपाउंड देखने को मिलते हैं, EX6 और EX4। इनमें से स्टेबल पूछूं तो जिसका चार्ज ज्यादा वो ज्यादा स्टेबल होता है। और अगर मान लो चार्ज सेम आ जाए, मैंने आपको क्या बोला, मान लो चार्ज सेम आ जाए, यहाँ स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, इसकी। अगर मान लो चार्ज सेम आ जाता है, एग्जाम्पल अगर आपको मैं लेके बताऊं इसका, तो SF6 ले लेते हैं और एक अपन ले लेते हैं SCF6। ये मान लो मैंने दो केसेस ले ली। यहाँ पर अब देखो सल्फर और सेलेनियम पे क्या चार्ज है, सल्फर पे चार्ज है +6, F पे चार्ज है -1। इधर भी सेलेनियम पे +6, F पे चार्ज है -1। ठीक है, तो यहाँ पर चार्जेस सेम है। जब चार्जेस सेम होते हैं और मैं आपसे पूछूं भी कोवेलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा है, तो जिस कैटायन का साइज क्या कम होगा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। कैटायन का साइज कम किसका होगा, जिसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा हो जाएगा। ध्यान से देखो, जब आप डाउन द ग्रुप आते हो तो साइज क्या करता है, बढ़ता है। साइज क्या करता है, बढ़ता है, यानी कि सल्फर का साइज छोटा है। सल्फर का साइज अगर कैटायन का साइज छोटा है, कैटायन का साइज छोटा है तो कोवेलेंट कैरेक्टर इसका ज्यादा होगा। इसका अगर साइज छोटा तो इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, तो क्या बन जाएगा, SF6 जो होगा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर किससे ज्यादा हो जाएगा, SCF6 से। और अगर चार्ज के बेसिस पे देखें कोवेलेंट कैरेक्टर, जिसका चार्ज ज्यादा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। लेकिन अगर चार्ज सेम हो जाता है तो आप कैटायन का साइज देखोगे, जिसके कैटायन का साइज कम होगा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर क्या हो जाएगा, ठीक है, ज्यादा हो जाएगा। क्लियर हुआ? ठीक है, ये था हमारा रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजन के बारे में स्टूडेंट्स। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर फिनिश होता है। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हमने केमिकल प्रॉपर्टीज को बहुत अच्छे से स्टडी किया है। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी कर दिया है एंड होपफुली आपको केमिकल प्रॉपर्टीज जो है अच्छे से समझ आ गई होंगी। अगर आपको आज का केमिकल प्रॉपर्टीज अच्छे से समझ आई हैं तो लेक्चर को लाइक करके जाना है। लाइक करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आपकी कमेंट्स ही मेरी मोटिवेशन होती हैं, ठीक है। आप जो भी कमेंट करते हो आई गेट मोटिवेटेड थ्रू इट। कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। जो स्टूडेंट्स जिनके फ्रेंड्स पढ़ना चाहते हैं, जिनके क्लासमेट्स की पी ब्लॉक चैप्टर में कोई कंफ्यूजन है या जिसने अभी शुरू ही नहीं किया है, न्यू स्टूडेंट है, उनको ये शेयर जरूर कीजिएगा। नॉलेज बांटने से बढ़ती है स्टूडेंट्स, तो उन्हें आगे भेजिएगा ताकि उनकी भी क्या होगी, हेल्प होगी, उनके भी कंसेप्ट्स क्या होंगे, क्लियर होंगे। सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम करने वाले हैं कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन फैमिली। हम डाई ऑक्सीजन और ओजोन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि O2 और O3 के बारे में पढ़ेंगे। अगर आज का वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक करना है, शेयर करना है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।